वो दिन था और आज का दिन है, वो जो राइटर्स ब्लॉक बोलते हैं वो ख़त्म हो गया। और मुझे पता लग गया कि कहानियाँ कैसे लिखी जाती हैं। लगातार मैंने गालियाँ खाई और मैं अड़िग रहा। मैंने कहा नहीं, मुझे पता था कि ये चीज़ अच्छी है। हमने फीमेल जो सुपर हीरोज थे उस पे थोड़ा कम फोकस किया था क्या? हाँ, बिल्कुल भी नहीं करा। देखा जाए तो हमें सिर्फ एक बिल्कुल भी नहीं करा, तुरंत मान लिया। तो हर जगह पे अब वो फीमेल फैंस आ रही हैं निकल के कि मैं ये पढ़ती थी और मैं आपको पसंद करती थी, मतलब राइटिंग को। नहीं सर, इट्स ओके। तो इस तरह से तो मैं पसंद करता था। मेरे क्रिएटिव डिस्प्यूट ज़्यादातर नहीं रहे। उसका एक पीछे एक रीज़न था कि हम लोग अभी हमें डेवलप होना था। या आप ये बोलते थे कि मैं मालिक हूँ? नहीं, कभी नहीं हाँ, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। वो बेसिक स्ट्रक्चर होना जरूरी है कि नागराज जो नाग अपने हाथों से छोड़ रहा है, कल को आंखों से ना छोड़ने लग जाए। हाँ, वो मुझे भी ठीक है? डर था। तो कान से नागराज अगर सांप निकाल रहा था भाई, मूड खराब हो जाएगा यार। हाँ। हमारी छत थी और वहां पर ईंट का ढेर रखा हुआ था घर कंस्ट्रक्शन के लिए। मैंने निकाला, ईंट के ढेर में दबा दी कॉमिक्स, पूरा ईंट के ढेर में, मतलब समझ लो कब्र बना दिया कॉमिक्स का, कि जब मेरा मन करेगा खोद के मैं पढ़ूंगा। मेरे पापा का फोन आया था, तो मैंने उनको फोन करके बोला कि मैं संजय गुप्ता सर के साथ इंटरव्यू ले रहा हूँ, जिन्होंने मेरा कॉमिक्स के साथ में जिन बहुत मारते थे ना आप, देखो आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। कह रहा हूँ बहुत बेटा, बर्बाद तो तुम अभी भी हो। और सारे लेटर्स पढ़े जाते थे, बोरी भर के, इतनी बड़ी बड़ी बोरी भर के। कौन पढ़ता था? आप लोग ही? मैं पढ़ता था। एक सर बीच में अफवाह उठी थी, अफवाह की डोगा जो कैरेक्टर है उस पे अनुराग कश्यप मूवी बना रहे हैं, वो क्या था सर पूरा? हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्व गुप्ता जी। तो गाइज मुद्दा ऐसा है, पिछले 10 साल से मैंने तुम्हें बहुत सारा एंटरटेन किया है, स्टेज से बहुत सारा हंसाया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बना जाए। तो मैं ला रहा हूँ एक शो। इस शो में होगा क्या? इस जर्नी में मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूँ, जिनकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां, बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं, और मैं वो चाहता हूँ कि वो इंटरेस्टिंग कहानियां, वो इंटरेस्टिंग किस्से एक लाइट हार्टेड वे में, एक फन वे में, एक वाइल्ड वे में आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सो गाइज, प्रेजेंटिंग टू यू काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले हमने राज कॉमिक्स के को फाउंडर संजय गुप्ता सर और मेरे दोस्त, मेरे भाई रवि गुप्ता के साथ कॉमिक्स के ऊपर डिस्कशन किया था, जिसमें हमने राज कॉमिक्स के कैरेक्टर लाइक नागराज, परमाणु, सुपर कमांडो, ध्रुव, कोबी, भेड़िया, बांकेलाल, डोगा, इन सब के ऊपर गहन डिस्कशन किया था कि कैसे ये कैरेक्टर बने और कैसे ये फेमस हुए। उसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए मैं लाया हूं आज पार्ट 2। इस एपिसोड में हमने कॉमिक्स के ऊपर बहुत सारी बातें की हैं कि कैसे कॉमिक थॉट से लेके प्रिंटिंग तक क्या क्या प्रोसेस रहता है। वो एक मूवी जो आप सब मुझसे पूछ रहे थे, डोगा के ऊपर जो अनुराग कश्यप बना रहे थे, उस मूवी का क्या हुआ, क्यों संजय गुप्ता सर को राइटर्स ब्लॉग नहीं आता, और क्या रीजन है संजय गुप्ता सर ने एक नई कंपनी जिसका नाम है अल्फा कॉमिक वो शुरू की। ये सारे आंसर्स आज आपको इस एपिसोड में मिलेंगे, तो बताना आपको एपिसोड कैसा लगा। चलो शुरू करते हैं। सर, गोल्डन पीरियड अपना किस टाइम था जब आपको लगा कि नाउ एवरीथिंग इज हमेशा है राज कॉमिक्स गोल्डन पीरियड वैसे तो। नहीं, हमेशा ही रहा है, बट एक होता है ना आपके माइंड में होता है कि अब मतलब सब सही जा रहा है, बिल्कुल एकदम मजा आ गया। मैं उसमें एक मजेदार बताता हूँ जी। एक टाइम ऐसा आया था कि जब सारे के सारे जो घोड़े थे वो बिक गए थे। हाँ, I mean, यही नहीं समझ में आ रहा था कि करेक्टर को आगे कैसे लेके आए। लेकिन जो डालो सब चल भाई रहा है। जेम्स बॉन्ड भी कितना मतलब देखा था, जितना देखा था वो सब आ गया। हाँ, अमिताभ बच्चन की सारी कहानियां आ गई। हाँ, आई मीन हाँ। जो उनके रेफरेंस पॉइंट थे, हाँ। जहाँ रेफरेंस पॉइंट थे, जिन जिन चीज़ों से हम उस समय प्रभावित हुए थे, तो वो सब चीज़ें आ गई। असलियत में तो मैं बता रहा हूँ ना, जब आपने कुछ चीज़ें डाल दी वो तो मसाले हो गए, मसाले ख़त्म, तो आपको करेक्टर के अंदर घुसना पड़ेगा, उसके जीवन में जाना पड़ेगा। राइट। वहाँ जाके जो है सब कुछ ख़त्म हो गया। अच्छा, ऐसा लगा कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या करें? हाँ। तो एक दिन मेरे सामने तरुण कुमार वाही जी बैठे हुए थे, हम सभी हिले हुए थे, सबकी रोजी रोटी उसी से जुड़ी हुई थी जी। तो बैठे हुए थे क्या करें क्या करें। तब तक डोगा की मगरमच्छ
तो डोगा मगरमच्छ से लड़ रहा है, वो जियांट मगरमच्छ से। हाँ 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 हाँ। वो छोटे छोटे पिल्लों से लड़ रहा है, वो पिल्ला जो है वो एक बड़ा हो जाता है। तो क्या करें, तो ऑल ऑफ अ सडन मैंने भाई जी कहा चलो भाई जी, मेरे दिमाग में कुछ खटका और मैंने कहा भाई जी चलो लिखो। तो उन्होंने पेपर उठाया, पेन उठाया और मैंने वो डोगा की एक सीरीज़ थी आई लव यू सीरीज़, हाँ वो पूरी सीरीज़ बैठ के लिखवा दी। अच्छा आइडिया कि लोमड़ी आएगी, काली विधवा आएगी, ये होगा वो होगा। वो दिन था और आज का दिन है। वो जो राइटर्स ब्लॉक बोलते हैं वो ख़त्म हो गया। तो मुझे पता लग गया कि कहानियाँ कैसे लिखी जाती हैं। कैसे सर, मतलब क्या इसका वो क्या था, मतलब क्या हुआ उस टाइम पे? मैं आपको और थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। मैं कार चलाना सीखता था जी। और 18 साल से पहले यानी 16वें साल में मैंने कार चलाना सीखा, लेकिन मुझे कार चलाना नहीं आया। मुझे 18 साल से पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था, मैं गाड़ी नहीं चला सकता था। एक दिन सपना आया और सपने में मेरा जो डर था, हिचक थी ना कि भाई कार जरा सी ऊंचाई पे जाएगी तो पीछे तो नहीं आने लग जाएगी, जो सबसे बड़ा डर होता है। तो वो डर एक दिन सपने में निकला और उस दिन मैंने कार चलानी शुरू करी और आज तक चला रहा हूँ। क्या बात। सेम इसमें हुआ। बैठे बैठे दिमाग में कुछ ऐसा आया कि हाँ ये कहानी तो इस तरीके से बहुत बढ़िया बनेगी। 5 पार्ट की वो कॉमिक सीरीज़ बनी थी और बेहतरीन कॉमिक्स सीरीज़ थी और इतना बिजनेस किया उस कॉमिक सीरीज़। आई लव यू सीरीज़। अच्छा। हाँ, वो दिन ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि उसके बाद मैं पलट के नहीं देखा। आज मुझे कहानी के आइडियाज़ में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आई नहीं था ब्लॉग कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। इतना कुछ है, जब आप कहानी को पढ़ते हैं अपनी, उस कहानी के अंदर ही सब कुछ है, पूरी दुनिया है। मतलब आपने जो लिखा है ना उसमें इतने सारे सूत्र हैं, इधर को पकड़ लो आप, इस वाले को पकड़ लो, उस वाले को पकड़ लो, कहीं से भी कहानी को आगे ले जा सकते हो आप। मैं एक कहानी लिखता हूँ, उसके अंदर ही अंदर 20 कहानी के वो, अब आप 20 कहानी लिखोगे तो उसके अंदर कितने सारे वो हो जाएंगे। वेरी नाइस। आपको कभी ऐसा लगा कि मैंने एक कहानी बहुत अच्छी लिखी है, कोई स्पेसिफिक कॉमिक्स, पर उसको उस तरह से लोगों ने स्वीकार नहीं किया? ऐसे सभी हैं, मतलब बहुत सारी कारण सभी नहीं है। हाँ, जैसे मैंने एक बटलर के बारे में पढ़ा था। जैसे हमने शुरुआत करी नागराज के बाद आतंकहर्ता नागराज, उसका एक फिर नरकनाशक नागराज, चार थे शायद, नहीं आतंकहर्ता नागराज और नरकनाशक नागराज, और एक तो 4 वो उसका कारण है कि जो पहले नागराज आया था ना उसको वो अलग मानते हैं, फैंस अलग मानते हैं, पर वो एक्चुअली आतंकहर्ता नागराज का ही पार्ट है। अच्छा। फिर उसके बाद जो दूसरा नागराज था विश्व रक्षक नागराज, जो अनुपम जी चला रहे थे। तो इस तरीके से जब आतंकहर्ता और ये नरकनाशक नागराज, मैंने इतनी गालियाँ और इतनी वो सही, लेकिन मुझे पता था कि ये सही जा रहा हूँ मैं। मुझे अपना विश्वास था और वो आगे जाके लोगों ने पसंद किया। गालियाँ क्यों दे रहे थे? क्योंकि अलग कर दिया वो हाँ, वो ये नहीं चाहते थे कि ये अलग हो, वो एक ही नागराज वो को चाहते वही थे, एक नागराज को चाहते थे, मल्टीवर्स जैसा उनको नहीं जैसे था। कि हाँ। बहुत सारे लोग। और ठीक है सेम ऐसा हुआ, एक हमारी अमर प्रेम सीरीज शुरू हुई थी कोबी भेड़िया की, उसकी 17-18 कॉमिक्स थी। अच्छा। और जब तक वो आई 17-18 कॉमिक्स, मैं लगातार गालियाँ खाता रहा। अच्छा। 2-2.5 साल लगे उसे आने में, लगातार मैंने गालियाँ खाई और मैं अड़िग रहा। मैंने कहा नहीं, मुझे पता था कि ये चीज़ अच्छी है। अच्छा। फिर बाद में ऐसा लगा कि एक्सेप्ट किया गया या गालियाँ भी? अरे नहीं, अब तो वो कल्ट बन गई, मैं कल्ट बन गई और मेरे को लगता है कि हाँ, इसका मतलब मैं हमेशा से सही था। अच्छा। वो नई चीज एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। मेरे लिए भी ये है कि भाई यार ये इसको मत बदलो यार। मैं बोला ना कि मैं छोटा था ना, तो मैं अलग एंजाइटी में जीता था कि ये कैरेक्टर चेंज तो नहीं हो जाएगा ना, ये मुझे ऐसे ही पसंद है। डोगा को पंख नहीं लगना चाहिए कभी भी, शक्ति आई तो दिक्कत हो जाएगी, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं आनी चाहिए, वो गन से ही मारे तो सबको ज़्यादा बढ़िया है। तो ये चीज़ मुझे हमेशा नहीं, वो सही था आपका। बट सर मैं भी जब ये सारा रिसर्च कर रहा था, हमने फीमेल जो सुपर हीरोज थे उस पर थोड़ा कम फोकस किया था क्या? हाँ, बिल्कुल भी नहीं करा। देखा जाए तो हमने सिर्फ एक बिल्कुल भी नहीं करा, तुरंत मान लिया शक्ति हमने सिर्फ एक शक्ति को लेके आए और बाकी हमने अपनी जो फीमेल शक्ति है वो सारी नागराज के इर्द गिर्द रखी। मतलब ऐसा नहीं है कि फीमेल सुपर हीरो नहीं बने, राइट, या फीमेल्स पे वर्क नहीं हुआ, क्योंकि देखेंगे तो आप चंडिका, ब्लैक कैट राइट, और ये सब रहे,
और ये रूपसी सलोनी और भोकाल के रहे, और डोगा में भी ये काली विधवा रही, और ये सब बहुत सारे कैरेक्टर्स रहे, लेकिन सोलो कैरेक्टर्स में कभी ज़्यादा काम नहीं हुआ। क्योंकि मैं इसको समझ पाता हूँ, क्योंकि हम जैसे बड़े हो रहे थे ना, हमारे दिमाग पे एक औरत सुपर हीरो के साथ में कंधे से, वो हमारा एक्सेप्टेंस था नहीं। अवेयरनेस। एक इसके पीछे एक और रीज़न रहा, क्योंकि जो एक मेल फैन था वो वोकल था, वो अपने सुझाव भेज रहा था, फीमेल पढ़ रही थी ध्रुव को, फीमेल पढ़ रही थी और कैरेक्टर्स को, लेकिन वो उनकी चिट्ठी पत्री या किसी भी तरह का संदेश हमारे पास नहीं पहुंचता था। अच्छा। आज जब हम कॉमिक कॉन्स में जा रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, क्या नाम है, बेंगलोर हो, मुंबई हो, तो हर जगह पे अब वो फीमेल फैंस आ रही हैं निकल के कि मैं ये पढ़ती थी और मैं आपको पसंद करती थी, मतलब राइटिंग को। नहीं सर, इट्स ओके। तो उस तरह से तो मैं पसंद करता था। तो वो आती हैं, बताती हैं। तो अब लगता है कि अगर ये लोग पहले किसी तरीके से ये फीडबैक आता तो मे बी हम फीमेल सुपर हीरोइन को जरूर ले आते, कुछ कॉल लेते और उस पर काम करना शुरू करते। बहुत सारे सवालों के बीच एक सवाल जो मेरा अभी गुम हो गया, जो मैं चाहता हूँ सर मेरे को आप ये बताओ, प्रोसेस कैसे रहती थी पूरी? मतलब आज के टाइम में तो जैसे पूरा कंप्यूटराइज होता है, एक बार मेरे को आप पूरा समझा सकते हो हमें कि कैसे बनती थी पूरी कॉमिक? कौन कहाँ से लिखता था, कहाँ जाता था, सब अलग अलग बैठे हुए हैं। सबसे पहली शुरुआत तो अवधारणा से होती है। पहली कोई सोच है, बिल्कुल, वो सोच आई और वो लगा कि हाँ ये सही है, ठीक है। फिर उसका विस्तारण होता है, उसको डिटेलिंग की जाती है। डिटेलिंग करने के बाद यदि आप खुद राइटर हो, खुद लिख रहे हो तो बात अलग है। फिर उसकी पेज ब्रेकिंग वगैरह के, यहाँ ये किताब जो है लेट्स से 64 पेज में आ सकती है या 96 पेजेस में आ सकता है, ये सब चलता है। फिर उसकी पेज ब्रेकिंग करके फिर राइटर को दे दी जाती है। अच्छा। फिर राइटर उसे पढ़ रहा है, फिर उससे पूछा जाता है कि जो कुछ हमारे दिमाग में है तो वो आपने एज इट इज़ ले लिया है या नहीं लिया है। तो उसके साथ बैक एंड फोर्थ डिस्कशंस होती हैं। ओके। फिर वो बताता है कि हाँ आपने ये लिखा है तो इसका ये तात्पर्य है। वो अगर समझ गया तो ठीक है, फिर उसको ओके बोल दिया जाता है कि अब आप कहानी लिख लीजिए। कहानी लिख के वो भेजते रहते हैं। हाँ। और कहीं कोई गड़बड़ हो रही है तो उसे सही कर दिया जाता है। की डायलॉग्स हैं, वो की डायलॉग्स जो भी आइडिया सोच रहा है, की डायलॉग्स उसको लिखने पड़ते हैं, क्योंकि एक्चुअली की डायलॉग ही उसको कहानी को कोई ना कोई ट्विस्ट देते हैं। उसके अंदर ही कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। तो ऐसे कुछ करके वो सारा का सारा आइडिया डिस्कस हो गया, फिर उसकी कहानी लिख ली गई। कहानी लिखने के बाद उसमें डायलॉग्स को और क्रिस्प कर दिया गया। उसके बाद वो आर्टिस्ट के पास चली जाती है। स्क्रिप्ट राइटर है एक बंदा जो पूरा डिजाइन कर रहा है, डायलॉग राइटर नहीं, वो अलग नहीं है। अच्छा, अलग डायलॉग्स वो हम लोगों में ही बैक एंड फोर्थ हो जाता है। अच्छा। जो फाइनल एडिटिंग होती है तब तक मैं समझता हूँ बहुत सारी स्क्रिप्ट ऐसी हैं जो कि 30-40 रीडिंग हुई हैं। ओ भैया, 30-40 रीडिंग हुई हैं, और उसमें जब भी आप रीडिंग करोगे आपको कुछ ना कुछ लगेगा, नहीं यार इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, अच्छा, इस डायलॉग को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं और अच्छा लगेगा, काट सकते हैं। कई बार चीज़ छोटी होकर अच्छी लग जाती है। टाइट कर देता। पहले जो जैसे अब तो बहुत डिजिटल में सब कुछ हो गया है, पहले जो है सारा मैनुअल ही होता था। पर जो कलर का क्या प्रोसेस था, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि पेंसिल। मैं पहले और अभी को दोनों को शायद जोड़ लूँगा। तो वो कहानी लिखी गई, कहानी लिख के पेंसिलर के पास गई, पेंसिलर ने उसको पेंसिल कर दिया। उसके बाद इंकर के पास चली जाती है। कई बार पेंसिल और इंकर एक ही होते हैं, सेम होते हैं। ये अभी मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल पहले की बात। अब तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर में आ गई हैं, तो डिजिटल हो गई हैं। तो डिजिटली ही पेंसिल भी होती है, उसके बाद वो इंकिंग में फेयर हो जाता है। तो बेसिकली इंकर का काम होता है जो पेंसिलर ने बनाया उसे और उभारना। अच्छा। तो उसको वो और अच्छा उभार के दे देता है। फोटोस्टेट निकलती थी पहले, तो फोटोस्टेट निकलती थी, उसके ऊपर जो वाटर कलर से वो फिल कर देता था
कलरिस्ट, वो अलग होता था। तो वाटर कलर, ये स्टार्टिंग में जब नागराज वगैरह आई थी वाटर कलर हो रहा था ये? वाटर कलर कहें तो वो जो ये स्केच पेन के अंदर जो कलर भरे जाते हैं ना, हाँ हाँ, वो ट्रांसपेरेंट कलर बोलते हैं। अच्छा तो अच्छा, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट रहते हैं, उसमें जो ब्लैक लाइन है वो छुपती नहीं है, छुपती नहीं है, ठीक नहीं है। तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, क्योंकि वो एक कंसिस्टेंसी में एक रहते थे, ऐसा नहीं, क्योंकि वाटर कलर किया भी है और देखा भी है, उसमें पैचेस दिखते हैं, पर वहाँ पे एकदम था। हाँ, वो ट्रांसपेरेंट कलर बोलते थे, स्केच पेन में इंक आती थी। कभी सर ऐसा हुआ कि जिसने पेंसिलिंग की है और इंकर, उसके बीच झगड़ा हो रहा है कि यार मैंने बढ़िया तो बना दिया, तुम यार उसको बेकार कर दे रहे हो? ऐसा मैं पता नहीं क्यों ऐसे बातें पूछ रहा हूँ, पर चूंकि मैं खुद आर्ट कर रहा हूँ तो ये कभी हुआ है ऐसा? हुआ है। लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है, हाँ, बस मुझे जानना था कि लड़ाई हाँ, कलेश चल रहे थे ना वहाँ पे। मजा आ रहा था मतलब। और कभी आपका क्रिएटिव डिस्प्यूट किसी से हुआ कि यार ना ये मैं कैरेक्टर ना मैं अपनी तरफ से, आप मत नाम लेना, क्या अनुपम जी से कभी झगड़ा हुआ? नहीं, अनुपम जी से तो खैर झगड़ा कभी इस चीज पे नहीं हुआ। अच्छा। मैंने जहाँ तक पढ़ा है वो भेज ही देते थे आपको, और आप लोग मेजरली उनकी वो शुरू में होता था, हाँ। लेकिन वो कानपुर रहते थे, हाँ, हाँ, मुंबई जब तक रहे तो, लेकिन उसके बाद तो जब दिल्ली आ गए थे तब तो हम आपस में डिस्कशन हमारा काफ़ी रहा है। अच्छा। और मेरे क्रिएटिव डिस्प्यूट ज़्यादातर नहीं रहे, उसका एक पीछे एक रीज़न था, क्योंकि हम लोग अभी हमें डेवलप होना था। हम क्रिएटिव डिस्प्यूट करेंगे, या आप ये बोलते थे कि मैं मालिक हूँ? नहीं, कभी नहीं कहा। वो क्रिएटिविटी को बांध नहीं सकते, मेरा ये मानना है। जी, तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं इनको कोई फ्री हैंड नहीं दूंगा तो ये इनका विकास कैसे होगा कैरेक्टर्स का, सही बात है। कैसे एक कैरेक्टर दूसरे से अलग बन पाएगा। हाँ, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर होना जरूरी है कि नागराज जो नाक अपने हाथों से छोड़ रहा है, कल को आंखों से ना छोड़ने लग जाए। सही बात है। वो मुझे ठीक भी है, डर था तो कि कान से नागराज अगर सांप निकाल रहा है तो भाई मूड खराब हो जाएगा यार। हाँ, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर में तो हमें सबको बनना होता है। हाँ। और लेकिन इसके अलावा कोई क्रिएटिव डिस्प्यूट नहीं रहे। आप अच्छे क्रिएटिव हो तो आप मेरे साथ सही से काम कर रहे हैं, सही चलता था हमेशा, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। और इसीलिए मुझे लगता है राज कॉमिक्स के कैरेक्टर्स ने विकास भी किया है। हाँ, तो वो इतने मैच्योर इसी कारण हो पाए, वो ग्रो होते गए राइट, कि उनको ये मौका मिला। अगर उनकी पेंसिल पे एक जंजीर बांध देता मैं तो वो नहीं हो पाता। रुक जाते हो कहीं ना कहीं पे। जैसे हीरो थे वैसे विलेन थे। हाँ। क्योंकि साइंस का अगर ध्रुव थोड़ा साइंस के आसपास है तो चुम्बा उसके थे, ध्वनिराज उसके विलेन थे, और वो क्या कहानियां थी, क्या बढ़िया कहानियां। फुल नॉस्टैल्जिया में जा रहे हो। ये हॉरर जो सीरीज शुरू हुई, बहुत बाद में भी शुरू हुई, जहाँ पे कटोरा खून पहले आई थी, उसका दोबारा बनाया गया, इसका क्या रिस्पांस रहा और ये क्या रहा? क्योंकि एक्चुअली क्या था कि मार्केट को जैसे भरने के लिए कुछ अलग अलग विधाओं के लोग हैं, जो पसंद है उनकी अलग अलग। और हालांकि हमारा कोई बड़ी ज़मीन का टारगेट कभी नहीं रहा, लेकिन छोटे मोटे टारगेट हमारे भी थे। हाँ। तो उसके लिए हमें भी अपने सेट, पहले सेट में निकलते थे 6 कॉमिक्स का सेट, 8 कॉमिक्स का सेट। तो उसको फिलर को भरने के लिए क्या है, कोई अच्छा थ्रिल हॉरर की डिमांड, थ्रिल हॉरर की डिमांड है, तो थ्रिल हॉरर। तो थ्रिल हॉरर जब मैंने निकाला तो मेरे को भी लगा कि नहीं, ऐसे ही नहीं, इसकी एक ब्रांडिंग होनी चाहिए। कि राज कॉमिक्स का है तो हर चीज़ उसकी एक ब्रांडिंग होनी है, थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज। तो एक वो क्या नाम है, स्कल और उसका हड्डी का निशान सावधान वाला, वो बनाया गया। तो उसी के कारण किताबें बिक्री हैं, ऐसे ही नहीं कोई थ्रिल की किताबें बिक्री हैं। उसका एक सबका लोगो था। अच्छा, नागराज का लोगो मैंने देखा अलग है, और वो है कमांडो का तो शायद वो वैसे स्टार होता था। हाँ। और मुझे सब याद है का वो था कि जो गोल जिसमें बिंदी है वो 10 रुपए की कॉमिक्स है, जिसमें ये बिंदी है जो पुराने वो जो लिस्ट अंदर लिस्ट छपती थी। हाँ, तो मैं बोला गोल बिंदी ये क्या है? पर नीचे देखा कि इसका मतलब 10 रुपए, इसका मतलब 25 रुपए, इसका मतलब 40 रुपए, मल्टी स्टारर वाली। एक लड़का मेरा दोस्त था, हमारी दोस्ती बहुत सारी बचपन में
तो उसके पापा ने बहुत डांटा एक दिन उसको। मैं यार बड्डा पापा डांट रहे थे, कह रहे थे कि ये कॉमिक्स, इसके पास एक कटोरो खून है, ये रवि तुम ले जाओ। रात में चौंक जाता है, उठ के बैठ जाता है, डरता है इसको। और वाकई बहुत डरावनी कॉमिक्स थी। एक लाश के टुकड़े थे, दलदल के नीचे थी। तो कुछ मुझे वो आर्टिस्ट याद है जिनका स्टाइल थोड़ा यूनिक था। 12 घंटे लॉकेट, ये जो विनोद कुमार जी, धम्मी जी, एक हरविंद मांकड़ भी हरविंद थे उस मांकड़ जी, टाइम। हाँ। और जो दलदल के नीचे कॉमिक्स बनाई थी, अमीबा हॉरर, अजीब टाइप की हॉरर थी। तो उसके भी कोई, उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, पर उनका स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें वही सब पसंद आता है ना? नहीं, कुछ गलत नहीं था भाई। नहीं, आदमखोर थी। आदमखोर पे हमने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। हत्यारा, ऐसे कुछ खूनी दरिंदा टाइप का। एक सर बीच में अफवाह उड़ी थी, अफवाह की डोगा जो मूवी करेक्टर है उस पे अनुराग कश्यप मूवी बना रहे हैं। वो क्या था सर, पूरा इंसिडेंट क्या हुआ था? वो अनुराग जी ने डोगा को, खुद कॉमिक्स के बहुत बड़े फ़ैन थे। अच्छा। तो उन्होंने ही बताया कि मैं अपने बाथरूम में भी इवन कॉमिक्स रखता था। अरे। और शौच इत्यादि के समय पढ़ता था। तो उनसे मिलना जुलना हुआ। अच्छा। और फिर ये हुआ कि हाँ, हम मूवी बनाते हैं डोगा के ऊपर। अच्छा। तो कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह हमारा हुआ था, कुछ 5 साल के पीरियड का, लेकिन वो बाद में एक्सपायर हो गया, वो बना नहीं पाई बहुत सारी रीजंस के चलते। अच्छा। तो हाँ, डोगा अनुराग जी के साथ बनने वाली थी मूवी। अच्छा, ठीक है। अभी सर, अभी वो बिल्कुल कहीं नहीं है प्रोजेक्ट। अभी वो प्रोजेक्ट नहीं है। फ्यूचर में भी हम, अब फ्यूचर में हमने एक अलायंस करके बनाई है। अच्छा। और उसको हम अभी VFX में चल रहा है उसका काम, और जल्दी रिलीज करेंगे। अच्छा, वेरी नाइस। वो आपने ही प्रोड्यूस की है? हाँ, वो मैंने ही प्रोड्यूस किया है। बहुत। मैंने देखा कि YouTube पे बहुत अच्छे अच्छे एनिमेटर्स ने बहुत अच्छे अच्छे नागराज पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे फाइट बना रहे हैं। वो नागराज हल्क लड़ गया, नागराज जो है शक्तिमान से लड़ रहा है, और बहुत अच्छा एनिमेशन है। तो ऐसा कुछ प्लान चल रहा है कि उसको स्पिन ऑफ लंबा किया जाए, ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत सुंदर। अभी तो मैं इसी पे अलायंस पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। ये 4 या 5 इसके पार्ट्स हैं। ये YouTube या OTT, किस पे हम उम्मीद कर या सकते तो OTT या फिर YouTube। कब तक का है सर प्लान इसका? ये इसी साल में, इस साल के इस साल end में तक खींच दोगे? जबरदस्त देखने को मिलेगा। वाह, बढ़िया। मैं अगर अपनी कॉमिक्स की जर्नी बताऊं कि मैंने कैसे कॉमिक पढ़ते पढ़ते क्रिमिनल कैसे बना। तो मैंने जब कॉमिक्स पढ़नी शुरू की थी मामा के यहाँ जाके, उसी लिए जाता था। फिर मुझे पता चला कि कॉमिक्स मेरे गांव में भी आ चुकी है, और कुछ लोग, तो मैंने दुकान वाले से साठ गांठ कर ली। और वो सिर्फ मेरे लिए, वहाँ सर नहीं ज़्यादा, बहुत कुछ ही लोग थे जो कॉमिक्स पढ़ते थे, या पढ़ते भी होंगे तो बैकवर्ड एरिया। हाँ, बैकवर्ड है, हाँ, बहुत बहुत कॉमिक्स जो है उनके लिए वही था। हम भी उसी का पार्ट थे। और जो है मुझे पता चला कि यार कॉमिक्स ना ऐसे भाड़े वाला हिसाब किताब नहीं, वो अमेठी तक ही पहुंचा है, ज़्यादा दूर है नहीं। तो मैंने उसको बोला कि भाई आप मंगाओ कॉमिक्स सेट ले। वो सिर्फ मेरे लिए ही कॉमिक्स लेके आता था, उसके पास कॉमिक्स मेरे लिए थी, और मैं छुपा के जो है घर पे लाता था। मेरी दुकान थी मिठाई की, रवि पेड़ा के नाम से मेरी दुकान थी। सच बोल? हाँ। अच्छा। तो गले में से पैसे चुरा के मैं लाता था। अरे भैया, मेरे दादाजी ने पकड़ लिया, और मैं कहाँ छुपाता था पहले ना, मैं एकदम चूतिया टाइप बातें करता था उस टाइम कि मैं ऐसे कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। घर वाले बोले अरे ये मिल गई। मैंने बोला ये मिल गई, मुझे पढ़ी हुई मिली थी कॉमिक्स, चमक रही एकदम कॉमिक्स, एकदम चमकती हुई कॉमिक्स। बोल रहे कि मुझे जैसे पढ़ी हुई मिली। बोला अच्छा पढ़ी हुई मिली, ले घुसा। खा पेड़ा। मैंने बोला कि ये गेम काम नहीं कर रहा, मुझे नई स्ट्रेटजी अपनानी होगी। कॉमिक्स तो मुझे मंगानी थी कैसे भी करके, तो मैंने अपनी बहनों को शामिल कर लिया। तो मेरी छोटी बहन थी, लड़की थी, तो उसको पिंकी पसंद थी, मेरे को डोगा पसंद थी। तो मैंने बोला कि 4 कॉमिक्स तुम नागराज डोगा की, 1 कॉमिक्स में तुम्हारे पिंकी की मैं करवा देता हूँ इंतजाम। उसके ऊपर लड़की है तो आज भी किसी को क्राइम पे शक नहीं होता है। तो कुछ दिन उससे मंगाया, बाद में वो धरी गई, कुछ दिन उसको पीटा गया, तो मेरी रूह काम गई। तो फिर मैंने बोला कि अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा।
मैंने घर पे ना कॉमिक्स ऐसे छुपा छुपा के खूब एचसी वर्मा के पीछे कॉमिक्स का गड्डी था, पूरा किसी को नहीं पता था। मैं रात छुप के जाके रात में पढ़ रहा हूँ, लालटेन के अंधेरे में। गरीबी भी थी ना उस टाइम, लालटेन में मिट्टी के तेल से गले से पैसे जा रहे हैं ना। हाँ, नहीं उसके हाँ, हो सकता है गरीबी सॉरी। कॉमिक्स एक दिन पूरा जखीरा पकड़ा गया। ओह शिट। मेरे बाबा, मेरे दादाजी अब तो नहीं रहे, पर उस टाइम थे, और जो थे उन्होंने बता दिया कि झाड़ू से मारना कैसे होता। खूब झाड़ू से मारा मुझे। ओह शिट। फिर ना मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी रुकूंगा नहीं। मैं हमारी छत थी और वहाँ पर ईंट का ढेर रखा हुआ था घर कंस्ट्रक्शन के लिए। मैंने निकाला, ईंट के ढेर में दबा दी कॉमिक्स, पूरा ईंट के ढेर में, मतलब समझ लो कब्र बना दिया कॉमिक्स का, कि जब मेरा मन करेगा खोद के मैं पढ़ूंगा। आप समझ रहे हो दिमागी इतनी। और उसके बाद फिर एक दिन बारिश बहुत तेज हुई, ठीक है, खूब बारिश तेज हुई, और फिर सब लोग छत पे गए क्योंकि नाली वाली भर जाती थी, तो पूरा नाली साफ कर रहे हैं। फिर देख रहे हैं कि ये कब्र में से कुछ टपक रहा है, तेज फड़फड़ा रहे हैं। फिर देखा तो फिर साला 50-60 कॉमिक्स। बोले कि कॉमिक्स कौन पढ़ता है इस पूरे शहर में? रवि गुप्ता। बुलाओ। फिर कुटाइए हुई, पढ़ेगा कॉमिक्स? नहीं पढ़ूंगा, ना माने, पढ़े कॉमिक्स। मैंने बोला ठीक है। कुछ दिन मैं फिर शांत रहा कि मैं मार नहीं खाऊंगा, पर मेरे अंदर का जो है ना, जैसे सीरियल किलर का होता है, उसको जब तक मारे ना इंसान को, वैसे ही फिर मैंने कॉमिक्स और मंगवा के मैंने पड़ोसी घर में रखनी शुरू कर दी थी उनके यहाँ। और किसको शक होगा? उनको भी देखिए ये पड़ोसी घर बहुत जाता है, इससे तो इसकी दोस्ती भी नहीं है, जाके वहाँ पढ़ रहा है। तो इतना लंबा कहानी ये सब रहा है, और लास्ट तक कभी स्वीकार नहीं किया। अब अभी मैंने, मेरे पापा का फोन आया था, अभी जस्ट आपके आने से 2 मिनट पहले, तो मैं उनको फोन करके बोला कि मैं संजय गुप्ता सर के साथ इंटरव्यू ले रहा हूँ, जिन्होंने मेरा कॉमिक्स के साथ में जिन बहुत मारते थे ना आप, देखो आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। कह रहा हूँ बहुत बेटा, बर्बाद तो तुम अभी भी हो। वो एक्सेप्टेंस माँ बाप ने दुश्मन बना कॉमिक लिया। वालों से दुश्मनी है। मैं ये सोचता हूँ कि उस टाइम कितना मिसकंसेप्शन था कि कॉमिक्स पढ़ना में बच्चे खराब हो रहे हैं। बिल्कुल सही जबकि बात है। कॉमिक्स पढ़ने की तरफ ले जाता है, आप उससे पढ़ने की आदत लगती है। उसके बाद मैंने क्या क्या पढ़ा, और पढ़ने का जो साहित्य पर रुचि थी वो कॉमिक्स की वजह से हुई थी। वाह, मजा आ गया सर। सर मेरे को अभी जितना मैं पढ़ रहा था, अभी आपने एक नई कॉमिक्स कंपनी एक शुरू की है, अल्फा कॉमिक्स। हाँ जी, है ना? हाँ जी। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कैसे कैरेक्टर है उसमें, क्या है? सन 2000 में बहुत सारे लोग कहते थे कि कुछ नया कैरेक्टर लाओ, कॉमिक्स अब धीरे धीरे जो है उसमें कुछ नया नहीं आ रहा, क्योंकि उस समय ज़्यादातर जो कॉमिक कंपनीज थी वो अपने शटर डाउन कर चुकी थी। अच्छा। तो ले देखिए नागराज ध्रुव यही सब आ रहे थे, तो पढ़ने की तो सबको थी शुदा, तो वो पढ़ने की जो शुदा थी, तो मेरे ऊपर बहुत दबाव पड़ा कि कुछ और नए कैरेक्टर्स लेके आओ। आज मैं इसलिए उस पल को, उस दिन को याद कर रहा हूँ। तो मेरे को लगता था कि ऐसे प्रेशर में शायद मैं कोई नया कैरेक्टर कैसे ला सकता हूँ। मतलब मैंने ट्राई किया, अपने दिमाग को दौड़ाया, लेकिन मेरे को कोई कैरेक्टर समझ में नहीं आया। ठीक है। बहुत दबाव पड़ा, मैंने सुपर इंडियन निकाल दिया। सुपर इंडियन एक चला था, नहीं हाँ मैंने पढ़ा सुपर इंडियन का। मैं एक्साइटेड था कि क्या है, कौन है ये। इसके ऐसे निकले थे और तिलक विलक था। बढ़िया कैरेक्टर, पर आई थिंक क्या उसका कुछ खींचा नहीं खींचा, है ना, वो पसंद नहीं है लोगों को। जबरदस्ती क्या था ना। तो अच्छा, तो आपको लगता है कि वो एक आपने फोर्स में कुछ किया और वो किया? तो मैं अपने अंदर की बता रहा हूँ कि वो मैंने सुपर इंडियन जबरदस्ती प्रेशर में निकाला, और मुझे भी पता था कि मैं ये चीट कर रहा हूँ। मेरे अंतर्मन को पता था कि मैं ये सब कुछ जो निकाल रहा हूँ ना, इसका कोई आगे भविष्य है नहीं। तो वही हुआ, पहला खून, दूसरा खून, तीसरा खून करके ऐसी उसकी सब चाचा थे, विलेन चाचा थे और हीरोज के चाचा थे, भतीजा। तो मैंने क्या करा, उसमें सारे जितने सुपर हीरोज थे उनको इसका जो सुपर इंडियन था उनका वो बना दिया टीचर। अच्छा। वो सबसे शिक्षा लेता है और सबकी कुछ समझ या शक्तियाँ उसके पास हैं। ठीक है। तो वो क्या नाम है, इस तरीके से विलेंस को भी उनका वो बना दिया टीचर।
तो सुपर हीरो भी और विलेंस भी सब उसके अंदर सबका समझ सोच अच्छा समझ अच्छा ऐसा एक हीरो बना देंगे। पर कंसेप्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ इंटरेस्टिंग है वैसे, लेकिन अगर दिल से बनाया होता या और Right. उस पे कन्विक्शन एनीवेज, तो अब ये 2021 के आसपास मेरे को लगा कि हाँ अब समय है एक नई जिम्मेवारी लेने का। अगर मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं कोई क्रिएटिव हूँ, तो मुझे कुछ वाकई नए समय के ज़रूरत के हिसाब से कुछ नई सोच के सुपर हीरोज़ लाने चाहिए। ओके यहाँ से मैंने शुरू किया और उसके बाद मैं खुद हैरान हुआ कि मैं किस तरीके से दीवानगी से जुड़ गया और मेरे पास ऐसे ऐसे नए समय के आइडियाज़ आने शुरू हुए कि अभी तक मैं 50 या 60 नए कैरेक्टर्स, क्या बात कर रहे हो? हाँ 2 साल में, ओह वाओ 2 साल में 50 या 60 नए कैरेक्टर्स की आइडियाज़ लिख चुका हूँ। कुछ पे आर्टवर्क बन रहा है, कुछ पे स्टोरीज लिखी जा रही हैं और गजब है। अभी आई थिंक 3 तो आपके लाइव हो अभी चुके मेरे हैं 3 आए हैं। एक तो क्योंकि हिंदुस्तान में किड्स वाला जो एक खाली पड़ा हुआ है हमारे, हाँ हमारे जो किड्स के पास अपने इंडियन उतने ज़्यादा नहीं है विकल्प, और साथ ही सुपर हीरोज़ भी जो नए तरह के आने चाहिए आज की जो नई जनरेशन है, नया ऑडियंस है उनके लिए, और ख़ास तौर से ये सीधी जाके इन पे फिल्में बन सकें राइट और इन पे वेब सीरीज़ बन सकें। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये कैरेक्टर्स मैंने बनाए। इसमें एक हमने एजेंट जे अभी पब्लिश किया है। एजेंट जे, हाँ ठीक है वो अगेन ये लड़की है सुपर हीरो फाइनली शुरुआती। तो इसमें माँ गंगा की शक्तियाँ हैं, ये एनवायरनमेंटलिस्ट है और ये इसके लिए लड़ाई करती है। और इसके अलावा हमने बनाया एक अलजेब्रा। हाँ ये लड़का है जो कि एक इसके पास सम्मोहन की शक्तियाँ हैं और इसकी जो माँ है वो उसके खिलाफ है, जादू के खिलाफ है। अच्छा और वो किस तरीके से वो खुद जादू को अपनी जीविका बनाना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जादू को लेके। उसकी एक कहानी है ये। उसके अलावा एक चहल पहल जो मैंने बताया वो बच्चों के लिए है। एक नया हम अभी अप्रैल में ही और लेके आ रहे हैं बट्टा कट्टू, अच्छा जो कि एक सुपर हीरो है, एक केकड़ा है, सुपर हीरो है और उसकी लड़ाई यही है कि वो आराम करना चाहता है लेकिन जब भी वो छुट्टियों पे जाना चाहता है उसके पास नया केस आ जाता है। बहुत बढ़िया क्या बात है, वाह बहुत ही बढ़िया सही। आपको लगता है कि जो आज की जनरेशन है, हम तो पुरानी जनरेशन है, पर जो नए बच्चे हो रहे हैं जो 90s के बाद आए हैं, उनका कॉमिक्स में रुचि कितना है? वो पढ़ने में कितनी रुचि रखी? क्योंकि इंटरनेट सोशल देखिए मीडिया हमेशा से अगर आप देखेंगे हमारे देश का इतिहास ऐसा नहीं है, पढ़ने में रुचि रही है पर कहीं ना कहीं हम समय के अनुसार पढ़ने के लिए अच्छे मटेरियल उपलब्ध नहीं करवा पाए। ये पब्लिशर्स की तरफ से मुझे लगता है कमजोरी रही है। क्योंकि एक समय में बड़े बड़े पब्लिशर शुरू हुए और धीरे धीरे उन लोगों ने दूसरे व्यवसायों की तरफ कदम बढ़ा दिए जहाँ पैसा था, क्योंकि कहीं ना कहीं रीडिंग भी कम हो रही थी, कहीं ना कहीं कॉमिक्स का भी जो उस समय रीडर था वो अपनी पढ़ाई के लिए और करियर के लिए निकल गया था। राइट। तो और बहुत सारे कारण हैं मार्केटिंग के जो कि इसमें करते हैं। अब क्या हुआ है, अब पढ़ने के लिए अच्छा पहले क्या था, खरीदने का जो वो था बुक्स वो माता पिता के हाथ में था, वही गाइड करते थे। आज पढ़ने के लिए हर किसी के पास अपना एक पैसा बजट ये जी अपनी चॉइस है। पहले उनकी चॉइस नहीं थी, जो मिल गया सो मिल गया, या नहीं तो वो ईंटों के नीचे ही छुपानी पड़ती थी। सच्चाई है। और जहाँ माता पिता से पहले या तो बारिश या फिर चूहे, कोई बहुत सारे दुश्मन है, बहुत सारे दुश्मन है। तो आज हम देखते हैं कॉमिक कॉन में जाते हैं तो वहाँ लोग बाग चाहते हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएं, बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं और यंगस्टर्स भी पढ़ना चाहते हैं। आप देखिए ना कि अब समय है जब मांगा इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बिक रही है हिंदुस्तान में। अच्छा बहुत ज़्यादा बिक रही है, बहुत उसका लोगों में दीवानगी भी है, उत्साह भी है।
और समय समय पे आए, चेतन भगत आए, उन्होंने भी एक बार तो हिला दिया पूरी। बिल्कुल सर। अमीश जी आए, अमीश जी ने भी हिला दिया मार्केट को, सही बात किताबें बिकी। तो वही है कि आप अगर नया लाते रहेंगे बिल्कुल तो लोग रीडर बनते रहेंगे। हो सकता है वो किंडल पे पढ़ें, हो सकता है वो ई बुक पढ़ें, हो सकता है वो उसकी फिल्में देखें, हो सकता है वेब सीरीज़ देखें। हर चीज़ की जो पहली वो है वो राइटिंग ही है। राइटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहले राइटर है, उसके बाद सब कुछ है। सर एक चीज़ जो मैं आपकी वेबसाइट भी देख रहा था, आपने अभी तक डिजिटल कॉमिक्स निकाल दिए हैं, मतलब लाइक हम कैसे उसको ऑनलाइन पढ़ पाएं या फिजिकली हार्ड कॉपी ही है? देखिए डिजिटल हमने हमारी राज कॉमिक्स की जी सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है। अच्छा हाँ, ओके हमने 90s में ही डिजिटल करना शुरू कर दिया था। इवन आज तक भी हमारे बाद डिजिटल आनी शुरू हुई थी। सॉरी, इंडिया टुडे मैगजीन अच्छा, ओके। हमारे बाद आनी शुरू हुई थी। तो हमारा डिजिटल लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, ठीक है। लेकिन वो अभी क्या नाम है, ई बुक्स में नहीं आ रही, कहीं अवेलेबल नहीं है। जी थोड़ा महंगा है उसका टेक्निक भी, अच्छा। और उसका क्या नाम है, उसको चलाना भी थोड़ा सा टेक्निकल वो है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम, नहीं तो डिजिटल है। आपके पास है? बहुत मतलब है। बहुत अच्छा, सही है। और सर अभी आप करंटली भी जो आपके एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जैसे नागराज, ध्रुव, परमाणु, इन पे भी आई थिंक नए एडिशन आप ला चुके हैं ना शायद? नए एडिशन से मतलब नई स्टोरी लाइन? हाँ, मतलब सब इसको कुछ continue वो चल रहा है। कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा, वो कंटिन्यू चल रहा है। उसको पूरा। हाँ हाँ हाँ। तो अब क्या डिफरेंस आप ला रहे हो राइटिंग में जो पहले के हिसाब से अब अलग हो रहा है? देखिए राइटिंग में डिफरेंस सिर्फ यही समझना ज़रूरी है कि आपका रीडर बेस क्या है। जी एक तो वो क्या पसंद कर रहा है, किस तरह की दुनिया जी रहा है, तो उस दुनिया तक आपको बिल्कुल, जाना पड़ेगा, बिल्कुल। उसको टच करना पड़ेगा। बिल्कुल जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे, कोई भी कहानी अगर कनेक्ट नहीं होगी तो वो सफल नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ये तो बात हो गई नागराज, ध्रुव, डोआ की। लेकिन अब अगर आपको कोई नए कैरेक्टर्स निकालने हैं तो वो शुरुआत ही आपको जो आज का रीडर है, आज का जैन जी है, उसके हिसाब से आपको सोच रखनी पड़ेगी। उसको क्या पसंद आएगा, सही बात, क्या पसंद करा सकते हैं आप, सही बात। वो आपका की है कि सफलता की। राइट। सर आप बता रहे थे उस टाइम पे आपके पास बहुत सारी चिट्ठियां आती थी, किस टाइप के आते थे लेटर, मतलब क्या आता था? हम उस समय ये था स्टार मेल ध्रुव का आता था, जिसमें हम छापते थे कॉमिक्स के अंदर जो फैंस की लेटर्स आते थे। ग्रीन पेज। और पॉइजन पोस्ट जो था, पॉइजन अच्छा। पोस्ट नागराज का, वो 3-3, 4-4 पेज तक छपने लगे थे लेटर्स। अच्छा। छोटे सबके लाइन से, पूरे देश से आते थे वो लेटर्स। अच्छा, और उसमें जो भी कॉमिक्स आ चुकी हो चुकी थी उसके बारे में वो अपने उद्गार लिखते थे कि मुझे ये पसंद आया, मुझे वो पसंद आया, ये नहीं आया। और सारे लेटर्स पढ़े जाते थे। वो ये बोरी भर के, इतनी बड़ी बड़ी बोरी भर के, कौन पढ़ता था? आप लोग ही? मैं पढ़ता था। आपको दिन निकालना पड़ता था एक दिन पूरा उसके लिए? ज्यादा भाई, ज्यादा लगता हाँ, टाइम लगता था, लेकिन ज़्यादातर लेटर्स छोटे ही होते थे, 1 पेज के। अच्छा। और कई 10-10 पेज के भी आते थे, ऐसा नहीं है। अरे अच्छा। लेकिन वो पढ़ना अच्छा लगता था। मतलब एक, आप समझो ना, आज भी तो आप अपना समय इन्हीं चीज़ों में लगा सही रहे बात हो। है, कमेंट फेसबुक में पढ़ते यही तो पढ़ रहे हो आप सुबह शाम, और वहाँ आपको जीते जागते लेटर्स मिल रहे हैं, वाओ, उनको आप पढ़ रहे हो, जिसमें 99% लोग जो है वो अच्छा ही लिख रहे हैं। अच्छा लिख रहे हैं। बुरा और कोई नहीं लिख रहा। नहीं, बुरा लिख भी रहा हो तो वहाँ मन पे लेने वाला कुछ नहीं है ना। सोशल मीडिया में दिक्कत है। सही बात है। हाँ वो तो इन्फ्लुएंस हो जाता है, जहाँ आप हाँ। बुराई करो इसके मन में कि ना भाई ये बात तो है, ये सही बात कर रही है। तो वो नहीं, वो खैर फीलिंग बहुत अच्छी थी। पहले तो इतने सारे लेटर्स आना, हाँ, और उसके बाद उनको क्या नाम है, पढ़ना, तो वो गाइड करते थे करेक्टर के बारे में। और अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई कदम कॉमिक्स में किसी करेक्टर की जीवन में कोई भी उठाया है और उसे कितने लोग पसंद कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू अपूर जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर Thank कमिंग टू आवर शो, काफ़ी वाइल्ड शो। एंड डेफिनेटली आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए राज कॉमिक्स और फिर अब अल्फा कॉमिक्स से। और बस हम तो अपने बच्चे जब होंगे तो उनको भी फिर यही पढ़वाएंगे। बट थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। तो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो, मैं
कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइज। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड लाइफ शो विद गुप्ता जी।